बक्सर में जो मेन रोड है वहाँ पे बहुत ट्रैफिक लगता है, बहुत ट्रैफिक लगता है। गुलंबर पे ट्रक का जाम रहता है, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यहाँ पे आरओबी चाहिए, ब्रिज की ज़रूरत है। जनता बोलती है भैया घूम के जाना पड़ता है, ब्रिज बनवा दीजिए। तो ब्रिज बनवा दीजिए मतलब हम थोड़े कॉन्ट्रैक्टर खड़ा हो बोला बनाओ ब्रिज बनाओ। राजनीति या समाज सेवा? राजनीति। हाय एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम रवि स्वरूप है और अभी मैं बैठा हूँ बक्सर के विधायक एक्स IPS आनंद मिश्रा सर के साथ। तो इनसे अभी कुछ हम लोग क्वेश्चन पूछने वाले हैं और सर बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन का जवाब भी देंगे। पहला सवाल है सर आपसे, IPS से राजनीति का सफ़र कैसा रहा आपका? स्ट्रगल, संघर्षपूर्ण रहा। हाँ, संघर्षपूर्ण रहा क्योंकि बहुतों को लगता होगा कि पैराशूट लैंडिंग है और एकदम वहाँ से आए यहाँ बन गया, ऐसा नहीं है। पिछले 2024 के जनवरी से और लगभग अभी तक जिस तरीके से संघर्ष के थ्रू गुजरना पड़ा है, जहाँ पे कि आप एक स्थापित जीवन, एक स्थापित करियर, एक सारे जो जीवन की आरामदायक चीज़ें होती हैं वो सब छोड़ के सडनली आ जाते हैं जहाँ पे आप एक मोटरसाइकिल पे कड़ी धूप में घूम रहे हैं, रास्तों में खलिहानों में दौड़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो दैट वाज स्ट्रगल फॉर मी। तो लोगों से कनेक्ट होना, देखिए मैं कनेक्ट तो नेचुरली पहले से होता रहा हूँ, लेकिन एक अलग तरीके से कनेक्ट होना तो इट वाज नॉट ईजी फॉर मी, मेरे लिए बहुत आसान नहीं था। तो ये सफ़र इतना भी आसान नहीं था, लेकिन ये है कि कुछ दोस्त साथी रहे जो कि मजबूती से साथ खड़े रहे और आई एम श्योर कि मेरी भी हिम्मत बनी रही। और गॉड वाज ग्रेट कि अभी मौका मिला अपनी जन सेवा करने का, तो इसके लिए मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद देता हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश की टीम है उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे उस लायक समझा कि एक जगह दिया पार्टी में और बिहार के लिए कुछ करने के लिए पार्टी के माध्यम से मुझे एक विधायक बनाया और आज ये दायित्व मिला है कि इस जगह के लिए मैं कुछ कर सकूँ। सर, जैसे आपके लाइफ में आप IPS का जॉब कर रहे थे, अच्छा सब कुछ चल रहा था, तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा वाक़या हुआ कि आपको ऐसा लगा कि आपको बक्सर जाके अपने जगह के लिए कुछ करना चाहिए? क्योंकि आप अपने लिए तो वहाँ पे कर ही रहे थे और वहाँ भी लोगों का सेवा कर ही रहे थे। हाँ, ये ऐसा सिंगल इंसिडेंट नहीं बोल सकते हैं कि सडनली रात को सपना आया और मैं अगले दिन उठ के कुछ हो गया। तो ग्रेजुअली डेवलप होता है। दुर्भाग्य से क्या है ना कि काफ़ी कम टाइम, छोटे उम्र से हमें बाहर रहना पड़ा और वो बाहर रहना एक मजबूरी था, चॉइस नहीं था। यहाँ जिस तरीके से जो 90s गुजरे हैं, जब हम लोग बड़े हो रहे थे, तो वो 90s का दौर कैसा था अब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पेरेंट्स भी फोर्स थे बाहर जाने को, बाहर निकल के नौकरी खोजने को, तो पढ़ाई लिखाई वहाँ से बाहर हो गई। तो जो लोग बाहर रहे ना, मुझे लगता है उनको ज़्यादा प्रेम रहता है, मोह रहता है, दर्द रहता है अपनी मिट्टी पे लौटने का। बिहारी रहा हूँ, जहाँ गया हूँ यही लोगों ने बताया है, बिहारी, ओ बिहारी, ए बिहारी, हाँ तुम बिहारी, इस टाइप की बिहारी बात। लगता है हम बिहारी हैं और हम बिहार में क्यों नहीं जा रहे, बिहार में क्यों नहीं रहे। जब बिहार के बारे में पढ़ें, बिहार की दुर्दशा देखें उस टाइम की 90s की बात, तो है ना कि अपनी आइडेंटिटी पे वो क्वेश्चंस खड़े होने लगे थे। तो जब जॉब ज्वाइन किया तो ठीक है, सर्विस से IPS आप देश पूरा है, कहीं भी सेवा देंगे। लेकिन एक टाइम के बाद लगने लगा, जब गांव आते हैं, लोगों के बीच आते हैं, तब आपको महसूस होता है कि मैं यहाँ को क्या वापस दे रहा हूँ, यहाँ के लिए मैं व्हाट एम आई रिटर्निंग। मेरा तो जैसा आपने कहा सब ठीक ही है, बट यहाँ भी हमारे सारे लोग हैं, भाई बहन हैं, मतलब जो हमारे समाज के लोग हैं, यहाँ पे ज़िले के लोग हैं, तो उनके लिए मैं रिटर्न क्या दे रहा हूँ। तो वहाँ लग रहा था कि माई रिटर्न इज़ बेसिकली नथिंग। ठीक है, देश का एक हिस्से में काम कर रहा हूँ। और इस टाइम में देखा जाए तो फिर 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का लीडरशिप आया देश को, और जिस तीव्र गति से विस्तार शुरू हुआ विकास के कामों का, एक वो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट जो है वो चैलेंज्ड हुआ कि हम डेवलपमेंट किसको कहते हैं। इज़ इट जस्ट फिजिकल डेवलपमेंट या फिर हमारे बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक डेवलपमेंट भी उसका पार्ट है। तो एक जो 360 डिग्री डेवलपमेंट का फिलॉसफी लेके वो चले, जिस तरह से एक सैचुरेशन मॉडल लेके चले कि हमारे अंतिम, समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति तक अगर हमारा गवर्नेंस नहीं पहुंच रहा है तो हम फेल कर रहे हैं। ये जब बात वहाँ तक समझा और देखा यार, एक इंसान लगातार पूरी की पूरी सिनेरियो को वो कन्वर्ट कर सकता है, मतलब उतना फोकस कर सकता है टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ द कंट्री। मैन, इट वॉज वेरी इम्प्रेसिव। तब मुझे लगा आई नीड टू बी इन दैट टीम, इस टीम में काम करना है, चाहे कितना ही छोटा सा रोल क्यों ना हो, लेकिन उस टीम का मुझे हिस्सा बन के काम करना है। मैं बहुत सुपर इम्प्रेस रहा इस बात से और लगातार एक विकास के कामों के साथ मेरा एक इंटरेस्ट 2 इंटू IPS मोस्टली आप देखेंगे
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ को लेना, इन सब चीज़ों पे हम लोग ध्यान देते थे। डायरेक्टली डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के साथ नहीं जुड़ते थे, साइडलाइंस में आप जुड़ते थे। तो वो भी एक अंदर ललक थी। इतने आइडियाज़ खलबला रहे हैं दिमाग में, आज भी खलबलाते हैं, पूरा उछल उछल के गिर रहे हैं। तो उसको समेटने के लिए, उसको एक चैनल देने के लिए मुझे लगा कि एक वक्त के बाद कि आई थिंक आई नीड टू रिटर्न टू माई रूट्स, अपने रूट्स पे वापस जाना है और जो आइडियाज़ दिमाग में है उसको धरातल पे लाना है। तो ये सब सोचते हुए, और एक छोटा सा इंसिडेंट ज़रूर या पार्ट था जो मेरे करियर में इनटू द IPS, मेरी पोस्टिंग ऐसी जगहों पे थी जहाँ पे वो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज था, जहाँ पे रोज़ ज़िंदगी रोज़ मौत रहा है, जहाँ पे कि यू बिकम पार्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ इनकाउंटर्स। मैं ज़िंदा हूँ, ये एक अचीवमेंट है मेरे लिए। ओके, तो सच बता रहा हूँ। तो जब आप समझते कि इतने गोलीबारी के बाद आप ज़िंदा बच के निकल गए हैं, तो कुछ तो भगवान ने कारण रखा होगा, कुछ तो कारण है कि मुझे ज़िंदा रखा है, वो कुछ हायर गोल्स होंगे। ये सोच के मैं एक सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में आया और प्रयास कर रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, और हमारे यहाँ के प्रदेश के नेतृत्व और मार्गदर्शन में मैं जो भी सीमित तौर पे अपना रोल निभा सकूँ, दायित्व निभा सकूँ, वो करूँ। बक्सर का ऐसा कौन सा मुद्दा है जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है? बक्सर के 3 मेजर मुद्दे आपको बताता हूँ, जिस पे मैं आपके माध्यम से बताता हूँ। आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग इन अ बक्सर डेवलपमेंट डायलॉग। हाँ, 3 मेजर मुद्दे हैं, और सिर्फ डायलॉगबाजी के लिए नहीं बात बता रहा हूँ, इस पे काम कैसे होगा। माई टीम इज़ वर्किंग ऑन इट। नंबर 1 जो इसका इशू है, जिस पर हम काम करेंगे, वो है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब सिर्फ नौकरी खोजना नहीं, नौकरी क्रिएट कैसे होंगे यहाँ पे रोजगार, स्वरोजगार दोनों के रूप में हम कैसे काम कर सकते हैं। जो 1 करोड़ रोजगार देने की एक का संकल्प है हमारे सरकार का, उसमें बक्सर का योगदान कितना होगा। अगर बक्सर का, उसका हम सब कैलकुलेशन करवा रहे हैं, और जब योगदान होगा तो कौन से सेक्टर में, हमारे यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में कितना, मतलब एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड वर्क्स में, हमारे सेकेंडरी काम में कितना, टर्शरी में कितना, अब जो नया एंसिलरी ऑक्सिलरी काफ़ी सारे ट्रेड्स निकल के आ रहे हैं, उसमें कितना रहेगा। तो वो एम्प्लॉयमेंट को कहाँ कहाँ हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, किन किन सेक्टर्स में कर सकते हैं, इस पर एक काम करें। एम्प्लॉयमेंट है ना, रोजगार। दूसरा जो है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। अब एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मतलब जो इससे रिलेटेड है, एक हो गया एम्प्लॉयमेंट, दूसरा एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब एक तरफ तो नौकरी या काम की, दूसरा आप काम करने के लायक तो बने, कि सिर्फ पढ़ लिए, डिग्री आ गया, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, क्या वो करने से आप तैयार हैं समाज की सेवा करने के लिए। आज हमारे बहुत भाई बहन हैं जो काफ़ी अच्छी डिग्रीज रखे हैं, लेकिन आप बैठ के अगर आप उनसे बात करना चाहें तो उनके अंदर भर भर के गुण है, वो निकाल नहीं पाते, आ नहीं पाता, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, वो एक प्रोजेक्ट को तैयार करके, लीड करके, एग्जीक्यूट करके उसको कंप्लीट नहीं करा पाएंगे। ये जो क्वालिटी डेवलप करने की ज़रूरत है, वो हमारा सेकंड पार्ट है, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। अब एजुकेशन में जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, डेफिनेटली वो हमारा पार्ट है, जिस पे हमें मेहनत करना है। हायर एजुकेशन की तरफ भी लेके जाना है, जो यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे बक्सर में देखेंगे प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन कर रहे हैं। हायर एजुकेशन में एक कॉलेज में आप 300 से ज़्यादा बच्चे नहीं बैठा सकते हैं, और वहाँ पे भर्ती जो है वो 2100 बच्चों की भर्ती है। तो यार वो स्कूल चलेगा कैसे, कॉलेज चलेगा कैसे, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ। तो इस पे काम करने की ज़रूरत है। साथ ही हमें ज़रूरत है टेक्निकल एजुकेशन की, कि जो आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि जो जनरेशन है, जो फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर रेडी जनरेशन जिसको कहते हैं, वो फ्यूचर रेडी जनरेशन बनाने के लिए हमको टेक्निकल एजुकेशन की ज़रूरत है, जिसमें सारे हर तरह के ट्रेड्स एंड जो कंपोनेंट्स आज के टाइम में एक्टिव, इंक्लूडिंग AI एंड ऑल, वो सब उसका पार्ट हो। इसके साथ हमें प्रोफेशनल एजुकेशंस, मतलब टेक्निकल में आई विल ऑल्सो इंक्लूड मेडिकल एजुकेशन। ओके, अब मेडिकल में भी पैरामेडिकल, नर्सिंग एंड रिलेटेड जितने भी थिंग है। अब इसके साथ आप प्रोफेशनल एजुकेशन, जैसे MBA कर रहे हैं आप, यू बिजनेस एनालिस्ट बन रहे हैं, आप बिजनेस कंसल्टेंट बन रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कंसल्टेंट वर्क्स में आप जा रहे हैं, आपका एक्सपर्टाइज के हिसाब से ऐसा प्रोफेशनल वर्क्स जो होते हैं, सपोर्ट सिस्टम, तो वैसा एजुकेशन के लिए जैसे MBA के माध्यम से चले जाइए, या अदर भी स्पेशलाइज स्टडीज़ बहुत सारे हैं, उसके माध्यम से चलिए, उस पर भी हमको काम करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप देखा जाए तो एक होलिस्टिक एजुकेशन पैकेज, जो बंदा यहाँ पे प्राइमरी स्कूल में भर्ती होता है, वो अपने इंटरेस्ट और अपनी काबिलियत के हिसाब से वो लास्ट तक की पढ़ाई की व्यवस्था यहाँ पे हो जाए। ये हमारा सेकेंड पार्ट है। जो थर्ड पार्ट में आते हैं, यहाँ का बिजनेस एंड कॉमर्स, जो बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स, ये कैसे, हमारे लोग अमीर कैसे बनेंगे, पैसे कैसे इनकी जेब में आएंगे, उसके लिए व्यवस्था। बक्सर इज़ अ वेरी गुड ट्रांजिट पार्ट।
अब एक तरफ से आप देखेंगे तो करीब 120 किलोमीटर पे हमारा वाराणसी काशी है, उतने ही डिस्टेंस पे पटना है। आप ऊपर चले जाइए तो बलिया गाजीपुर एंड द वे अहेड है। साउथ पे आप हमारे साउथ जाते हैं तो कैमूर, भभुआ, रोहतास, वहाँ से होते हो झारखंड एंड ऑल, लॉट ऑफ प्लेसेस कनेक्टेड हैं। इतना बढ़िया जगह, ये लॉजिस्टिक हब बन सकता है। आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग के लिए ये जगह बन के उभर के आ सकता है। डेफिनेटली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है यहाँ पे, एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, उसको सेग्रीगेट करके हम सेक्टर वाइज क्रिएट कर रहे हैं कि कौन कौन से सेक्टर में काम है, कितना काम है हमारे पास। अगर काम दे रहे हैं तो उसके आपके रॉ मटेरियल या रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, आपका प्रोसेसिंग या प्रोडक्शन कैसे हो सकता है, यह ज़रूरत है, या अगर ट्रेडिंग भी हो रहा है तो आपका जो बीच का मैनेजमेंट का इशू है, लॉजिस्टिक्स का, वो क्या है, और उसके बाद व्हाट अबाउट योर मार्केट, वो जाएगा कहाँ। तो ये जो एक इकोनॉमी का एक होलसम फिनोमिना है, उसको हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए आप देखेंगे तो ये 3 मेजर मुद्दे हैं, आपने बक्सर के बारे में बोला, और इसमें सब इंक्लूडेड है। इसमें आप टूरिज्म का डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स इनिशिएटिव्स, इसमें रिलीजियस इनिशिएटिव्स, सो कॉल्ड रिलीजियस कॉरिडोर्स के लिए हम लोग काफ़ी लगे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इन 3 मूलभूत चीज़ों के बीच में आएंगी। तो दीज आर द ब्रॉड लाइन्स जिसमें हम काम कर रहे हैं। जैसे अभी आपने बोला एजुकेशन, रोजगार और बिजनेस, तो आपका एक पुराना वीडियो है जिसमें शायद 4 साल पुराना होगा, उसमें आप बोले थे कि यहाँ पे जैसे IPS IAS जो लोग बनना चाहते हैं या कोई भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए आप एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे बक्सर में, क्योंकि बक्सर राम जी का शिक्षा स्थली रहा है, तो यहाँ पर एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, यहाँ बच्चे तैयारी कर पाएंगे। बट आप चाहे विधायक रहे, चाहे उससे पहले भी, ऐसा कोई कार्य आप बताना चाहें जो आप किए हों उस रिस्पेक्ट में, जो आपने बोला कि वो काम हो, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बने? इसमें देखिए, एक बीच में आप देखेंगे तो मैं जब थोड़े दिन जनसुराज के उसमें था, तो उस टाइम में हम लोगों ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव स्टार्ट करवाया था। वही आइडिया जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ बक्सर नहीं, पूरे बिहार के लिए स्टार्ट कराया था। आई डोंट नो अभी वो लोग कर रहे हैं या छोड़ दिए हैं, जिसमें कि मेंटरिंग प्रोग्राम्स थे, जो कि वर्ल्ड ओवर के जो बेस्ट लोग थे वो हमारे बच्चों को मेंटर करेंगे। मेंटर ही नहीं, उनको स्पॉन्सर भी करेंगे, उनको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराएंगे और उस पर फॉलोअप भी रखेंगे। बहुत अच्छा प्रोग्राम डिज़ाइन किया था हम लोगों ने। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद दैट नाउ। अब जहाँ तक आप ये कह रहे हैं, ऑलरेडी मैंने कुछ एजेंसी से बात की है। आई एम अ पर्सन हु विल ऑलवेज बिलीव इन द ट्रेडिशनल मोड ऑफ एजुकेशन, जहाँ हैंड होल्डिंग चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए, थोड़ा कोचिंग की ज़रूरत है, उसके लिए मैं ऑलरेडी कुछ टच में हूँ। स्पेशली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस इसके टच में हूँ। आशा करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में उसको मैं कार्यान्वित करके ज़मीन पे भी उतार दूंगा। यहाँ के कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जहाँ बच्चे पढ़ते थे, जो दुर्भाग्य से भी जो बंद करा दी गई, तो उसको भी ओपन करवा दिया है, जो कि एक बेसिक चीज़ें थी, वो स्टार्ट है। लेकिन इसको सिस्टमेटिकली जो तैयार करने के लिए इस पर एक हमारी टीम काम करी है। आई एम श्योर कि भाई लेस देन अ मंथ, 1 महीने से कम टाइम लगेगा शायद, जिस पे हम लोग ये वाला काम शुरू करेंगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट UPSC की पढ़ाइयाँ, जो जॉब बेस्ड, ऑल्सो प्रिपेयरिंग जोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मतलब इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स या मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो इनकी भी तैयारी, या फिर अदर प्रोफेशनल एंट्रेंस लॉ के लिए जा रहे, क्लैट वगैरह के लिए भी जा रहे हैं। तो उसके लिए भी हर तरह के प्रोफेशनल पढ़ाई के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी, प्लस जितने तरह के आप नौकरियों के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी तैयारी, इसके लिए हम लोग यहाँ पे तैयार करेंगे। सर, पर्सनली एक बात बोलना था कि जैसे जितने भी युवा हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वी आर जस्ट गेटिंग बोर्ड फ्रॉम द पॉलिटिशियन, जो लोग वादा करते हैं और पूरा नहीं हो पाता है। यू आर लाइक अ होप, तो आप एक होप की तरह हैं। आपका जो भी बात आप बोलते हो तो लगता है कि हाँ अब कुछ होने वाला है, अब बदलने वाला है बक्सर। तो ये सारे यूथ का ही माइंडसेट है। बट अगर आप बोल देते हो और वो नहीं होता है तो उनको हर्ट करता है। तो आप पेशेंस तुरंत कैसे हो जाएगा? आप ना मैगी भी खाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, जो तुरंत नहीं मैगी डाला निकाला खा लिया नहीं हो सकता। यू हैव टू गिव दैट टाइम। हम लोग एक सिस्टम से तो है ना, सिस्टम की तो लिमिटेशंस है जी। तो उसमें क्या होता है कि व्हेन यू एंटर सिस्टम, आप ऐसा नहीं ना कि हम राजा हैं, जेब से निकाले पैसा ले जाओ, ये माला तोड़ के दे दिया, जाओ ऐश करो, ये तो होता नहीं है। देयर इज अ सिस्टमैटिक, जिसमें कि मैं आपके मुद्दों को, आपने मुझे क्या बनाया, MLA बनाया। MLA का एक दायरा है, उस MLA के दायरे में मैं अगर बेस्ट नहीं कर रहा हूँ, देन यू चैलेंज मी। जो MLA कर सकता है उससे आप कम कर रहे हैं, चैलेंज मी। बट बनाए MLA और चाहेंगे कि चीफ मिनिस्टर वाला काम आप कर दो, उसमें कैसे करूँगा? है ना, मैं हूँ तो MLA ना, तो मुझे अपना लिमिटेशन एक है, मैं तो अपने लिमिटेशंस को ठेल के काम करता हूँ। यू वोंट बिलीव, मैं अपने क्षेत्र से बाहर तक का काम में, आई एम नॉट बाउंड बाई द एरिया। आप पूछ लीजिए बहुत सारे बच्चे जो बांका, भागलपुर, मोतिहारी, मधुबनी, सहरसा, रोहतास,
और आप कहाँ के बच्चे नहीं होंगे या लोग नहीं होंगे जिनके लिए मैं अपनी ओर से जितना हो सकता प्रयास नहीं किया, काम नहीं किया। कहने का मतलब मेरी सरकार की जो मंशा है, जो उसको मैं उतरने के लिए जो भरसक कर सकता हूँ कर रहा हूँ। ये जितनी बातें मैंने आपको बताई, इन सब के लिए मैं लगातार द बेस्ट इन द ट्रेड जो हैं उनके साथ मीटिंग्स कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, उनको इनवाइट कर रहा हूँ, एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे जो सीनियर्स हैं पार्टी में या सरकार में, उनसे लगातार मिल के अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि इसको करना है, उनको लॉजिकली समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यकीन मानिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्पेशल डेवलपमेंट के केस में, यहाँ पे बहुत सारे रोड जो पहले गलियाँ होती थी आज 4 लेन बनेंगे। आप देखते रहिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे जितना भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनहिबिशंस था, कमियाँ थी, उसको पहले पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। कनेक्टिविटी बेहतर करने का कोशिश किया जा रहा है। जो बेसिक मूलभूत संरचना के इश्यूज़ है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे जो कम्युनिकेशन के बहुत सारे चैनल्स बन सकते थे जो कि टूट गए, वहाँ जो मैंने कहा बिजनेस, जेब में पैसा होगा तब ना आप पढ़ने जाएंगे, पढ़ाने जाएंगे, आप कैसे हमारे लोग के पास कैसे है, उस पर हम काम कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जो मैंने कहा है एजुकेशन इनिशिएटिव्स, इस पर काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया, आपने सुना होगा बक्सर डेवलपमेंट डायलॉग एक मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, जिसमें ज़्यादा नहीं, बक्सर के 15-20 लोगों को ही मुझे चाहिए। बहुत ज़्यादा लोग नहीं, भीड़ नहीं चाहिए हमको। वो 15-20 लोग जो बक्सर के हैं, और आपके माध्यम से मैं आपकी जनता को कहना चाहूँगा कि जो धरती पे कहीं भी हो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बक्सर, आई एम क्रिएटिंग अ प्लान, बक्सर डेवलपमेंट प्लान मैं क्रिएट कर रहा हूँ। एंड आई हैव अ पॉलिसी पेपर फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। यू नीड टू जस्ट कम एंड प्लग इन। यह तो प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है। आके आप हमसे पूछेंगे आनंद जी मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास आंसर नहीं है, ये बिल्कुल नहीं। मेरे पास आंसर है, मेरे पास प्रोजेक्ट है आपके लिए। आप आके बस मेरे साथ जुड़िए, आप आइए, आई गिव यू दिस प्रोजेक्ट, दीज आर द 20 प्रोजेक्ट्स विच वी नीड टू वर्क, यू चूज़ योर प्रोजेक्ट एंड लेट्स गेट गोइंग। तो मैं एज अ विधायक बॉस इससे ज़्यादा पुश नहीं कर पाऊँगा, मेरी क्षमता नहीं है ना। तो मेरी जो क्षमता है, मुझे जितना अथॉरिटी मिला है, उसमें मैं 100% दे रहा हूँ, ये मैं आपको वचन देता हूँ। और जितनी भी बातें मैंने कही है, आगे भी पहले भी कही है और आज भी कह रहा हूँ और आगे भी कहूँगा, इसके लिए मैं लगता हूँ, मैं करता हूँ। मेरा एक नेचुरल स्वभाव ऐसा है कि मैं तब तक शायद नहीं ज़्यादा बोलना चाहता जब तक वो कार्यान्वित ना हो जाए। मैं हर स्टेप में आपको बताता चाहूँ, हर बार आपसे क्रेडिट करूँ, हर बात आपसे ताली बजवाऊँ, ये मेरे फितरत में नहीं है। इसीलिए बहुत बार लग सकता अरे यार ये बोले तो कुछ कर नहीं रहे। आपको ही पता अब नहीं कर रहे, आप आइए साथ मेरे, आप देखिए क्या कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं। जब बन जाएगा बिल्डिंग तब आप बोलेंगे अरे यार ये तो हो गया। जब बन जाएगा ना तो 50 नेता निकल के आएंगे, या हम करवा दिए, हम चिट्ठी लिखे थे, हम कराए। यहाँ पे इतना सारे इश्यूज़ हैं। एक छोटा एग्जाम्पल बता दूंगा, देन यू शिफ्ट योर नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कुछ काम जब यहाँ पे हो जाता है, कुछ आता है, अरे भैया इस पर देखिए 5 साल पहले हम चिट्ठी लिखे थे। तो भैया हम तो स्कूल के एक ऐसे में लिखे थे कि पाकिस्तान जिस तरीके से हमको तंग कर रहा है, इट शुड बी अटैक्ड। तो सिंदूर उसी चिट्ठी पे लिखने से हुआ था क्या? हाँ, तो दिस इज़ द प्रॉब्लम विथ आवर मैनी पीपल जो सो कॉल्ड लीडरशिप क्लेम करते हैं, बट दे आर नॉट रेडी टू गो दैट एक्स्ट्रा माइल। वो इससे निकलना, और हमारे लोग, हमारे युवा को इस बात को समझना है। यू शुड स्टैंड विथ मी, यू शुड स्टैंड विथ मी स्ट्रॉन्ग, यू कम एंड डोंट वेट कि आनंद भैया बुलाएंगे। आपको भी तो दर्द है, नहीं हो रहा, व्हाई आर यू नॉट कमिंग टू मी? देयर इज अ बिग कमल सेवा केंद्र यहाँ पे जो कि रोज़ 9 to 5 चल रहा है ना, जासू गोलंबर रोड पे बक्सर में। यू जस्ट कम इन हियर, यू हैव पीपल हियर स्टैंडिंग, यहाँ पे लोग हैं, यू कम अप विथ योर आइडियाज, टेल मी मैं ये करना चाहता हूँ, एंड देन सी वी आर डूइंग और नॉट डूइंग। आप है ना, टैग अलॉन्ग विथ मी, आप मेरे साथ आइए, कुछ हो ना होना बस आप सीखेंगे ज़रूर। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से युवाओं को भी कहूँगा कि कम एंड जॉइन मी एंड लेट्स सी हाउ चेंज डज नॉट हैपन। आपने मुझे एक टेन्योर दिया है 5 साल का, मैं तो 3 साल मांग के चल रहा हूँ, तब से बोल रहा हूँ। इन 3 years अगर चीज़ें नहीं बदली, देन आई विल कंसिडर आई एम अ फेलियर। एजुकेशन से रिलेटेड एक लास्ट सवाल है कि बक्सर ही आप लेके चलो कि बक्सर में स्कूलों में हिंदी मीडियम पढ़ाई होता है गवर्नमेंट स्कूल में, तो आपको नहीं लगता है कि वहाँ पे इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, या क्यों नहीं हो रहा है? इस पर आपका अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है? 3 लैंग्वेज पॉलिसी हमारा देश मान के चलता है। वन इज़ द नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज, दैट इज़ हिंदी। द सेकेंड इज़ द रीजनल लैंग्वेज जहाँ पे आप हैं, और तीसरा है इंग्लिश जो कि एक इंटरनेशनली ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है। आई बिलीव इन 5 लैंग्वेजेस, ये 3 तो पढ़ना चाहिए। चौथा, अनदर रीजनल लैंग्वेज फ्रॉम इंडिया। मैं बिहारी हूँ, मैं तमिल सीखूँगा, पंजाबी सीखूँगा, गुजराती सीखूँगा, मराठी सीखूँगा, असमीज सीखूँगा, ये होना एनी वन लैंग्वेज विच इज़ अ रीजनल लैंग्वेज इन इंडिया वी मस्ट लर्न। और 5वां, वन अनदर फॉरेन लैंग्वेज, स्पेनिश, फ्रेंच, मैंडरिन, है ना, एनी लैंग्वेज वी मस्ट लर्न। तो मैं तो 5 लैंग्वेज फिलॉसफी पे या प्रिंसिपल को मानने वाला आदमी हूँ।
बिल्कुल होना चाहिए। हिंदी मीडियम स्कूल अगर है, अंग्रेज़ी सीखना अनिवार्य है, सीखना चाहिए। और इट्स नथिंग टू डू अबाउट एनीथिंग। हमारा संस्कृति इतना मजबूत है कि हम भाषा नहीं जान के, ये नहीं कि भाषा जान गए तो हमारी संस्कृति चली जाएगी, बहुत मजबूत है। मैं तो चाहूँगा कि 6 लैंग्वेज करो, संस्कृत कंपल्सरी करो साथ में, संस्कृत शुड बी कंपल्सरी बिकॉज वो रूट है। अब ये ज़रूर है कि हमारे जो दक्षिण भारत के भाई बहन है, दे विल फाइंड इट बिट ऑफेंसिव कि यार संस्कृत रूट तो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस जो तो नॉर्थ इंडिया के लैंग्वेजेस वो हैं, हम पे क्यों थोप रहे हो? तो वहाँ नहीं थोपिए, आप वहाँ को छोड़ दीजिए। तो ऐसे लैंग्वेजेस जितना ज़्यादा, मैं खुद 9-10 लैंग्वेजेस जानता हूँ, है ना। तो लैंग्वेज तो ये तो आपके बार ऐड करता है। आज मैं बंगाल भेज दिया, मैं वहाँ बंगाली बतियाऊँगा, आसाम भेज दिया असमीज बताऊँगा, मेघालय भेज दिया मैं गारो खासी में बात करूँगा, अब नागालैंड भेज दिया नागमे से बात करूँगा, यहाँ लाइए भोजपुरी बात करूँगा। तो कहने का मतलब इसका मेरे को बेनिफिट मिल रहा है ना, फ़ायदा मिल रहा है। आप मुझे लंदन भेज देंगे, मैं अंग्रेज़ी में बात करूँगा। तो ये हमारे सारे बच्चों को मिलना चाहिए। इसीलिए लैंग्वेज जो है हिंदी मीडियम स्कूल हो सकता है, मीन्स जो प्राइमरी जो लैंग्वेज है, जो NEP है, आपके मदर टंग में पढ़ाया जाए, बच्चा कंफर्टेबल रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसको एक्सपोजर देना है मल्टीपल। हाँ, लैंग्वेजेस को फिर आप क्या है कि थोपिए मत, अट्रैक्टिव बनाइए, है ना उसको, कि अगर बच्चे आप लैंग्वेज नहीं सीखेंगे यू लूज आउट इन द फ्यूचर। उसको समझाइए। आज AI बच्चे सीखना चाहते हैं, कोडिंग सीखना चाहते हैं, क्यों माँ बाप कोडिंग क्यों सिखा रहे बच्चों को? उनको लग रहा है माई चाइल्ड विल लूज। अगर इसको ना सिखाया जाए तो आगे वाले टाइम में कॉम्पिटिटिव दुनिया में शायद ये खड़ा ना हो पाए। इसीलिए ऐसा ही है लैंग्वेज। तो मेरा मानना है कि ज़रूर हिंदी मीडियम में पढ़ाई हो रही है, होनी चाहिए, साथ ही अंग्रेज़ी सिखाना चाहिए यहाँ पे साथ में, क्योंकि हम यहाँ पे लोकल लैंग्वेज ही हिंदी है, तो रीजनल फिर भी बिहार का कोई लैंग्वेज सिखाइए, मैथिली सिखा लीजिए, अंगिका सिखा लीजिए, भोजपुरी सिखा लीजिए, कोई एक और भी देश का दूसरा लैंग्वेज और एक कोई फॉरेन लैंग्वेज। जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं जिनको ये पता है कि बिहार बोर्ड मतलब हिंदी मीडियम, दे वांट टू चूज़ 11-12 फ्रॉम बिहार बोर्ड, बट उनको दिमाग में ये है कि बिहार बोर्ड मतलब हिंदी मीडियम। फिर मुझे बताना पड़ता है कि नहीं, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि स्कूलों में पढ़ाया बस हिंदी मीडियम जाता है, तो उसको कैसे हम लोग बदल सकते हैं, या किससे मुझे बात करना होगा? आई एम श्योर कि देखिए ये तो एक पॉलिसी डिसीजन है जिसमें सरकार के लेवल पे इसको 2 लैंग्वेज में पढ़ाई हो, मेरा ये मानना। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो है जैसे हिंदी मीडियम चल रहे हैं हमारे बोर्ड के, वैसे इंग्लिश मीडियम से भी स्कूल्स हैं, कुछ ऐसी बात नहीं है, तो एकदम नहीं ऐसा नहीं है। इंग्लिश मीडियम भी बिहार बोर्ड की स्कूल है। बक्सर हाँ, बक्सर की बात करें जहाँ पे ये आ सकता है, इस पर किया सकता है। ज़रूर आपका जो प्रपोजल है आई टेक इट फर्दर, है ना, कि इसको हम लोग कैसे और बेहतर कर सकते हैं। आज के यूथ को सरकारी नौकरी में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए ज़्यादा, या बिजनेस करना चूज अपना चॉइस, दिस इज एन एप्टीट्यूड मैटर। आपको सरकारी नौकरी में तो आदमी चाहिए ना भाई, सब बिजनेस ही कर लेंगे तो सरकारी नौकरी कौन करेगा? या सब सरकारी नौकरी के पीछे चलेंगे तो फ्रस्ट्रेटेड होंगे, है ही कितना सरकारी नौकरी। तो आदमी को अपने एप्टीट्यूड से चलना चाहिए। अगर आपका एप्टीट्यूड है कि ना बॉस मैं तो शाम को घर में आराम से चिप्स के साथ बैठ के नेटफ्लिक्स देखना चाहता हूँ, मैं 9 to 5 काम करूँगा, ज़्यादा मैं काम नहीं करेंगे, तब आप चाहेंगे कि सरकारी वो नौकरी करे जो एक ऑफिशियल काम है। आजकल तो ऑफिशियल काम भी नहीं छूटता, आजकल तो बेचारे जो क्लर्क है वो रात को 9 बजे तक काम कर रहे हैं, है ना। तो काम का लोड तो बढ़ा है, तो अपने एप्टीट्यूड से चुनना चाहिए। आपको जो ठीक लगे आप वो चुनिए, और अगर जब चुन लेते हैं तो उस पर टिके रहिए, बीच में छोड़िए मत उसे। विपक्ष का ऐसा कौन सा नेता है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं? कोई नहीं करता है, इसलिए तो विपक्ष में है, कोई नहीं, नॉट अ सिंगल पर्सन। लोगों को सबसे बड़ा गलतफहमी आपके बारे में क्या है? आपको क्या लगता है पर्सनली? तो होगा, सबके अलग अलग गलतफहमियाँ होंगी, खुशफहमियाँ होंगी, उससे आपको लगता है कि हमें फ़र्क पड़ना चाहिए? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जब फ़र्क ही नहीं पड़ता तो मुझे पता भी क्यों करना है कि किसकी क्या गलतफहमी। मुझे एक टास्क मिला है, आपने विधायक बनाया है, काम दिया है, लेट मी डू दैट वर्क, है ना। बाकी गलतफहमियाँ पलते रहे, आई कैन नॉट डू। जैसे बक्सर में जो मेन रोड है वहाँ पे बहुत ट्रैफिक लगता है, बहुत ट्रैफिक लगता है, गोलंबर पे ट्रक का जाम रहता है, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए अब यही नहीं पूछूँ क्या कर रहे हो आप, कब तक सॉल्व हो जाएगा वो प्रॉब्लम? काश इसका जवाब होता हम सबके पास। ये भी जवाब मतलब वो आपके अंडर नहीं है कि कब तक हम जिंदा हैं यही नहीं बता सकते, तो ये कैसे बता दें कि कब सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ, द होल इशू हैज़ बिन फ्लैग्ड मैं डे 1 से, क्योंकि देखिए एक पुलिस में रहने के कारण से माई माइंड विल ऑलवेज लुक फॉर परफेक्शन। मैं 3x3 में खड़े होने वाला आदमी हूँ, 22 से तेज चल वाला आदमी हूँ, तो जो डिसिप्लिन में हर कदम का नाप आपका बराबर होने वाला है, तो मैं तो चीज़ों को बहुत स्ट्रक्चर्ड देखता हूँ, तरीके से देखता हूँ। मैंने अपनी बात बताई भी है, प्रशासन में बताई है। अब उनकी भी तो क्षमता होनी चाहिए, काबिलियत होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, और उनके पास संसाधन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब मिल के होंगी तो चीज़ें सुधर जाएंगी। प्लस थोड़ा सा रोल हमारे सिटीजन्स का भी होगा। जाम लगता है, कौन जाम लगाता है? पुलिस जाम लगाता है कि पब्लिक जाम लगाता है? क्यों लगाता है आपने देखा है? यहाँ पे ट्रैफिक ऐसे फ्लो करता है, जाना आपको लेफ्ट लेन में, लेकिन थोड़ा राइट दिख रहा तो भैया राइट चाप के चलते हैं ना, उधर से खड़ा। तो हमें भी सुधारना है,
पुलिस को वहाँ पे टाइटली ठीक कराना है, इम्प्लीमेंट कराना है। बाकी जो डेवलपमेंट एजेंसीज हैं उनको रोड का ठीक कराना है, डिवाइडर की जगह लगाने, लाइट्स ठीक देने हैं, सिग्नल्स की व्यवस्था करानी है, साइड से जो कट्स हैं उसको ठीक कराना है, कहीं पे जो अननेसेसरी मर्जर्स है उसको रोकने हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स क्लियर करने हैं, ये पार्किंग का स्पेस क्लियर करना है। ये सारी बातें मैं बोल रहा नहीं, उन सबको पता है। अब इट इज़ अबाउट हाउ इट विल गेट इम्प्लीमेंटेड। सो द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू टेक चार्ज। मैं अपनी तरफ से कहीं नहीं चूकता हूँ अपनी बात को बताने के लिए। जनता ने का रिप्रेजेंटेटिव का क्या काम होता है आपको पता है? जनता की बात जगह पे पहुँचाना। मैं इंजीनियर तो हूँ नहीं, मैं एसपी तो हूँ नहीं, मैं डीएम भी नहीं हूँ, मैं ट्रैफिक कांस्टेबल भी नहीं हूँ, है ना? तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी कि मैं रोड को बनाऊँ बैठ के, या मैं ट्रैफिक कांस्टेबल बैठ के एकदम सिग्नल्स करने लगूँ आओ जाओ? वो भी नहीं कर सकता। मैं अपना काम कर रहा हूँ। नाउ आई रिक्वेस्ट दैट जो हमारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इसके लिए वो एक्टिवेट होंगे, काम ज़रूर होगा और हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये जो देर हो रहा है ना, मैं बताऊँ आपको, मैं खुद इस बात से बेचैन हो जाता हूँ क्योंकि मुझे कहेंगे लगता है इतना टाइम लगने की चीज़ है नहीं, है ना? मैं तो खुद रहा हूँ। ओके, जहाँ पे एक चीज़ को मतलब एक ज़िला को सिस्टम में लाने के लिए 3 हफ्ता काफ़ी होता है। 3 महीने में तो चीज़ें अंडर कंट्रोल हो जाती हैं, 3 हफ्ते में चीज़ें अलाइंड हो जाती हैं। या फिर भी टाइम लग रहा तो ज़रूर कुछ कमियां हैं, शायद संसाधन की कमियां हो कुछ, तो उस पर अगर मेरे गोचर में जो बात लाई जाती है, मेरे संज्ञान में जो बात लाया जाता है, जहां बोलना है, जहां करना है, जहां पुश करना, मैं करने को तैयार हूं और मैं करता भी हूं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड ज़्यादा नहीं रहते हैं, तो जैसे जो कोई रोड नया बनना है या ब्रिज बनना है या टूटना है ब्रिज, तो ये किसकी जिम्मेदारी होती है बनाना? मतलब एक विधायक की मतलब एमपी की या जिला प्रशासन की? ये क्या होता है, विधायक एमपी जो भी हैं इनकी जिम्मेदारी क्या होता है, हमें ज़रूरतों को आइडेंटिफाई करना कि हमें एक यहाँ पे आरओबी चाहिए, ब्रिज की ज़रूरत है। जनता बोलती है भैया घूम के जाना पड़ता है, ब्रिज बनवा दीजिए। तो ब्रिज बनवा दीजिए मतलब हम थोड़े कॉन्ट्रैक्टर खड़ा हो बोला बनाओ ब्रिज बनाओ। तो हमारा काम क्या होगा कि उस प्रॉब्लम को, उस प्रोजेक्ट के बारे में एक अनुसंधान दिखना कि यह जनता का डिमांड है कि यहाँ से यहाँ ब्रिज बने, फिर उसको हम सही जगह पे पेश करते हैं और फिर फॉलोअप करते हैं। ये इसको बनाइए, बोले अब पैसे नहीं है, नहीं बनाइए, पैसे नहीं है, नहीं अब कहीं से ला के बनाइए, ये मेरा काम है। वो पुश करना मेरा काम है, आप करिए उसको। जब वो सैंक्शन हो जाता है वहाँ से मेरा रोल आ जाता है सुपरवाइजिंग रोल। जब सैंक्शन हो जाता है तो वो क्या होता है, फिर चला जाता है वो ऑफिशियल चैनल में। वहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वो अपना टेंडर्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, इंजीनियर्स आएंगे, वो अपना ब्रिज बनाने काम। तब मेरी जिम्मेदारी ये हो जाएगी कि मैं देखूँ कि वो टाइम लाइन में ब्रिज कंप्लीट हो जाए, है ना? वो ऐसा ना हो कि वहाँ पे या फिर उसमें करप्शन ना हो, मैं उसमें कमीशन खोरी का पार्ट ना बन जाऊँ, राइट? उसमें उसकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। वो मैं उसको चेक करता रहूँ। साथ ही मेरी जनता की भी जिम्मेदारी रहेगी कि वो मुझसे काम करवाती, जिस तरह से आके बोलती थी कि ब्रिज बनवाओ, अब मेरे पीछे लगो कि भैया चलिए ब्रिज का इंस्पेक्शन करिए, वो क्वालिटी ख़राब हो रहा है, वो भी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे तक लाए। ये नहीं कि हम पे थोपना शुरू कर दें, हाँ, कि ये ब्रिज आपने तोड़वा दिया, आप ही ने बनवा दिया। यार मैं जैसे अभी जो ब्रिज बना था तो उसका प्रस्ताव कौन लेके गया था? क्योंकि वो 10 साल पहले 10 साल पहले कोई किया होगा, मुझे नहीं पता, हाँ, बट ये ज़रूरत तो है। हाँ, ओके, तो लेट्स नॉट गेट इनटू डिटेल्स, अब कब्र खोद के फ़ायदा नहीं। तो ये ब्रिज बनते बनते फंस गया था 10 साल, ये भी और चौसा वाला भी, राइट? अगर आपने देखा होगा। उसके बाद जब मैं विधायक बना तो आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड कि यार ये प्रोजेक्ट लंबित क्यों है, क्यों रुका हुआ है। मैं पीछे पड़ा, या प्रशासन पे भी और जो स्टेट सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके पीछे कि क्यों नहीं ये पूरा हो रहा है। जब पीछे पड़ा तो फिर देखा आपने ब्रिज, दोनों ब्रिज बन के तैयार हुए, चालू हुए। अब क्योंकि 10 साल से कोई प्रोजेक्ट, आपके पास 10 रुपए दिया आपको और कहेंगे भैया 10 रुपये में आज पूरा दिन जियो आप, तो हो सकता है आप 2 कप चाय पियेंगे। और अब 10 रुपये दिए और बोले इसमें 10 दिन जियो, तो आप कैसे करेंगे? 2 कप चाय कब, आज एक दिन पियेंगे, 7 दिन बाद एक पियेंगे, या फिर एक दिन पी लिए तो फिर 9 दिन आप बिना पिए रहेंगे। तो यहाँ पे कोई भी जब प्रोजेक्ट लंबा खींच जाता है तो उसके जो पैसे का वैल्यू होता है वो कम हो जाता है, और या फिर उसमें करप्शन घुस जाता है। यहाँ कहीं ना कहीं यही हुआ है दोनों ब्रिजों में, जो कि जिसका इंक्वायरी भी हो रहा है, इस पर FIR भी हुआ है, जो गलत लोग हैं उसको पनिश भी किया जा रहा है, और ये कैसे करेक्ट हो, है ना, इसका संशोधन कैसे हो, इस पर भी काम चल रहा है, जो कि हम लोग कर रहे हैं। तो ये जनता की ज़रूरत है, वो जनता और हमारी सरकार का क्या है कि सिर्फ काम नहीं करना है, मानक के हिसाब से काम करना है, स्टैंडर्ड काम करना है। तो यकीन मानिए कि बेहतरीन स्टैंडर्ड पे हमारा काम पूरा होगा। सर अब कुछ रैपिड फायर है, जैसे मोदी जी या अटल बिहारी वाजपेयी? दोनों अपनी अपनी जगह। यार ऐसा आप मत बोलिए कि चीनी या गुड़, ऐसी क्या बात हो गई? दोनों का अपना अपना जगह है। हम तो इसमें तो आप चॉइसेस नहीं, ऐसे हम इसमें बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी। आपका पर्सनल चॉइस क्या है, बुक या मोबाइल? बुक। बुक। राजनीति या समाज सेवा? राजनीति।
समाज सेवा इज़ अ बिग फ्रॉड, मैं बताता हूँ। जो लोग समाज सेवी घूम रहे हैं ना, वो कमीशन मांग रहे हैं घूम घूम के। कितना समाज सेवा करे जाके देखिए। कुछ लोग हैं जो एक्टिविस्ट हैं, सब नहीं है, कुछ है। बाकी समाज सेवा के नाम पे पहले सेटिंग कर लेंगे, इतना 1000 रुपये रखो, हम आके तुम्हारे लिए लड़ाई करेंगे। यहाँ पहले कुछ दिन पहले भी आके कोई ऐसा करके गया है, तो पहले डील कर लेते हैं कि तुम्हारे समाज सेवा के नाम पे हम आएंगे, है ना। बाकी जो समाज सेवी है, आप में, हम में, सब में एक समाज सेवी है, राइट। राजनीति वो प्लेटफॉर्म है जो आपको अथॉरिटी देता है, राजनीति वो प्लेटफॉर्म है जो आपको डायरेक्शन देता है, राजनीति वो प्लेटफॉर्म है जो आपको एक सामूहिक बल देता है। इसलिए अगर सच में मजबूती से कुछ करना है तब आपको राजनीति करना है। बाकी समाज सेवा के नाम पे तो ठीक है, आप एनजीओ खोल के आप लिमिटेड काम कर सकते हैं। तो इसमें मजबूती से काम करना है। मुझसे पूछेंगे कि एनजीओ चलाओगे कि राजनीति करोगे, तो हम राजनीति करेंगे। जैसे सर, मुझे एक बात जानना है आपसे कि ये बहुत मुश्किल होता है कि अगर आपका कोई सेटल जॉब हो, जैसे मेरा एक सेटल जॉब था, मैंने आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, फिर अन अकेडमी में पढ़ाया, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट रहा 2023 में मेरा टीचर्स रैंकिंग में। उसके बाद जॉब छोड़ के अपना स्टार्टअप करा, और स्टार्टअप ऐसी जगह से करा जो बक्सर, यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, स्टार्टअप क्या होता है। तो लोग मेरे पापा से आके बोलते हैं कि पढ़ना लिखना ना नू, यही से गवर्नमेंट जॉब ना लगे। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा मतलब ऑकवर्ड फीलिंग होता है कि आई एम अर्निंग मच मोर देन दैट, और उससे भी ज़्यादा मेरे को खुशी मिलता है अपने लोगों के लिए कुछ काम करने का। जैसे आपने बोला समाज सेवा, तो आई एम डेडिकेटिंग माई लाइफ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिहार एंड बक्सर। तो पता नहीं कि कितना पैसा मेरे पास खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन इतना पता है कि मेरे को दूसरे को हेल्प करके खुशी मिलता है। दूसरा कोई बच्चा, इसका पैसा नहीं है, पापा नहीं है, बोलता है सर पापा नहीं है, हम पढ़ा लेते हैं। मेरे को कोई अगर मम्मी पापा नहीं है तो फ्री पढ़ते हैं बच्चे मेरे यहाँ। और पढ़ाई से नहीं, मेरे को और भी बहुत सारा काम करना है यहाँ के लिए कि यहाँ के लोग खुश रहें। मतलब होता है किसी को उसमें हैप्पीनेस मिलता है। तो अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें इस चीज़ के लिए कि मेरा दिल्ली में इंस्टीट्यूट है, 1 साल का फी 80,000 रुपये है, यहाँ पे हम लोग 14-13 हज़ार में पढ़ा रहे हैं पूरे साल भर। तो अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें कि यहाँ ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं। आप अपने पर्पस को लेकर हमेशा अवेयर रहिए कि आप क्यों कर रहे हैं। मैं जब भी आता हूँ ना, मैं IPS में था, DIG था, मेरा बच्चा IG बनने वाला है। मैं अपने पर्पस को मैं क्यों आया था, बार बार उतरा, अरे यार मेरा इतना बढ़िया, हम छोड़ के आ गए, बताओ काश हो के होते हैं। तो ये जब मन में आता है ना, तब आपने गलती किया है। वो मेरे मन में कंपैरिजन आना नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे मन में कंपैरिजन नहीं आता। वो एक अलग दुनिया थी, एक अलग दुनिया है। माई पर्पस इज क्लियर, आई वॉन्ट टू सी अ डेवलप बक्सर, आई वॉन्ट टू सी अ डेवलप बिहार, आई वॉन्ट टू सी अ विकसित भारत। तो ये पर्पस पे मैं लगा हूँ। मेरा गोल है ही नहीं कि मुझे कौन क्या बोल दिया, कौन कहाँ बुलाया, कौन नहीं बुलाया, कौन माला पहनाया, कौन नहीं। करते रहो यार। आई एम वर्किंग टुवर्ड्स अ बिगर पर्पस। नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, सम्राट चौधरी जी काम कर रहे हैं, मैं सेना का सिपाही हूँ। मेरा काम हाथ में भाला है, और जहाँ जो लड़ना है, जहाँ जो बाधाएं आ रही है, तोड़ते हुए, पहाड़ चीरते हुए हम लोग को जहाँ पर गंतव्य पहुँचना पहुँचेंगे। वो पर्पस से लूज़ नहीं करना है। वो अर्जुन का जो था ना, मछली की आँख, उसको नहीं मिस करना है। आई बिलीव वो जब क्लैरिटी रहती है, आपका मोटिवेशन डाउन नहीं होता है। क्यों? आप जब 10 किलोमीटर का रास्ता दौड़ना है ना, सपोज आपको, है ना, और आप हर 1 किलोमीटर पर सोचेंगे पैर दर्द कर रहा है यार, रुक जाए क्या, पानी पी ले क्या, थोड़ी देर बैठ के चलते हैं क्या, आप 10 किलोमीटर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जब हर बार जब आता है कुछ तकलीफ, अरे यार वहाँ पहुँचना मुझे, आई हैव टू रीच देयर, 10 किलोमीटर वहाँ पर, यू विल कीप मूविंग। तब थोड़ी देर बाद क्या होता है ना, आपके पैर खुद मूव करते हैं, ऑटोमेटिक चलते हैं, फिर आपका दिमाग आपको चलाता है। तो जीवन का भी यही है कि पर्पस से लूज़ अगर नहीं करेंगे, मोटिवेशन हमेशा टाइट रहेगा, टॉप रहेगा। ये ज़रूर है कि एक साइड लाइन्स में आपको 2 चीज़ें करनी चाहिए। एक, हैव अ हॉबी, कोई अपना हॉबी होना चाहिए। पहाड़ों में जाना, गिटार बजाना, मोटरसाइकिल चलाना, फूल लगाना, कुछ भी हो, उसको हॉबी को रखिए, उसको करिए। दूसरा, स्वस्थ रहिए, बी हेल्दी। एक हेल्दी दिमाग हेल्दी बॉडी में ही रहता है। ये 2 चीज़ अगर हो गया तो आई एम श्योर कि मोटिवेशन वाला इशू कभी नहीं रहेगा किसी को भी। फिर एक लास्ट सवाल है कि बक्सर के जो यूथ हैं, जो युवा हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं कहूँगा, देखिए मैं हर बार एक ही बात कहता हूँ, अभी फिर कहूँगा, एक जीवन श्रेष्ठ जीवन। पहला तो ये। दूसरा कि नेवर, आप ये मत सोचिए ना कि एक ही रास्ता है जीवन में चलने का। एक ही रास्ता नहीं है कि जब मैं चलते जा रहा हूँ सर को झुकाए टाइप से, वो नहीं होना है। आपके पास मल्टीपल वेज है अपने पोटेंशियल को निकालने का। तो ये मत सोचिए कि यार ये नहीं हुआ तो हम फेलियर हो गए। नो, देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वेज। उसको हमेशा ध्यान में रखिए, आप अपने पोटेंशियल को पहचानिए। और जीवन में ये नहीं कि सिर्फ हमको यही करना और ख़त्म हो जाना है। वहाँ से हो सकता है जहाँ आप जहाँ ख़त्म होते हैं, वहाँ से कईयों की जगह शुरू होते हैं। तो आप समझिए कि क्या क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। एक जीवन, एक शरीर, उसकी जो कहानी है, उस कहानी के मल्टीपल चैप्टर्स हों। तो ये प्रयास करिए, एक बढ़िया बेहतरीन जीवन जिए, संयम के साथ ज़िंदगी जिए, और जो कहते हैं ना, किसी के मुस्कुराहटों पे हो निशान, वो वाला फील रखते हुए, गुनगुनाते हुए आगे बढ़ते रहिए। बिंदास रहिए, कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, उस चक्कर में नहीं फंसना है। अपना काम जो ध्येय तय कर लिया, उसको अचीव करना है।
सर मेरा संस्थान है ज्ञान पाठशाला। बिल्कुल रवि जी, और ज्ञान पाठशाला के बारे में आपने जैसा बताया कि आप जो काम कर रहे हैं स्पेशली काफी मतलब पैसा इज नॉट योर इंसेंटिव, आप पैसे के लिए नहीं कर रहे, आप जो मन में आपके एक वो आग है अपने समाज के लिए कुछ करना, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है, जिनको उनके लिए कुछ मेहनत करना या उनके लिए करवाना, तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट वर्क दैट